Hello, dear UPSC aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, this is another session for your UPSC CSAT 2026, and we are preparing comprehension in this series, and we'll be practicing top 1,000 questions in this whole playlist. So, this is part 6 of the same series. So, guys, जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यहाँ पे पहली बार हैं तो, और अगर आपको PDF चाहिए इन सेशंस का तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं जल्दी से. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस 30 सेकंड्स में बताता हूँ कि आप कैसे हमारे मास्टर कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं. गाइज वैसे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट एक सिंपल सा तरीका है. आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके बस टाइप करना है edutap.in. आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधे हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे कोर्सेज. इसमें सबसे नीचे आपको दिखेगा CSAT कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल सी आवर मास्टर कोर्स. अब इस मास्टर कोर्स में क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं गाइज, इसमें आपको एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हर चैप्टर के लिए आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं और मॉक टेस्ट मिलते हैं अपने एग्जाम की सिमुलेशन के लिए. गाइज इस कोर्स की वैलिडिटी है पूरे 12 महीने, 1 साल, एंड यू कैन अवेल इट फॉर 70% डिस्काउंट. द कूपन कोड इज CSAT70. सो कम जॉइन अस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी विद अस. तो गाइज चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. तो आज गाइज हम कुछ नए पैसेजेस डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे पैसेजेस को सॉल्व किया जाता है. और ये सारे PYQs हैं गाइस, ये वो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से आते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे ही पैसेजेस आपके एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं. तो चलिए गाइस, पहले तो होमवर्क क्वेश्चन में आपको आंसर बताता हूँ. जो लास्ट वीक मैंने आपको सेशन के एंड में मैंने एक होमवर्क पैसेज दिया था, पहले ये डिस्कस करते हैं और फिर आगे वाले पैसेज डिस्कस कर लेंगे. चलिए गाइस, तो उसने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द प्रेजेंट कॉन्स्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट्स इन यूजिंग बायोमास एज फ्यूल फॉर पावर जनरेशन. तो इसमें पैसेज था, सम लिक्विड बायोफ्यूल सच एज कॉर्न बेस्ड इथेनॉल मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट मे एग्रेवेट रादर देन अमिलियोरेट कार्बन एमिशंस ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस. वो बोल रहे कुछ ऐसे बायोफ्यूल्स हैं जैसे कॉर्न बेस्ड इथेनॉल है, इट में एग्रीवेट मतलब वो और खराब कर सकता है सिचुएशन को, रादर देन एमिलियोरेट कार्बन एमिशंस ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस, मतलब डेली रूटीन के बेसिस पे अगर उसको हम यूज करते हैं तो इट विल प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव. Second generation biofuels based on lignocellulosic feedstocks such as straw, bagasse, grass and wood hold the promise of sustainable production that is high yielding and emit low levels of greenhouse gases, but these are still in the R&D stage. तो second generation biofuels जो हैं, जो लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स पे जैसे स्ट्रॉ, बैगेस, ग्रास या वुड पे बेस्ड है, ये ज़्यादा सस्टेनेबल हैं और हाई यील्डिंग भी हैं और एमिट लो लेवल्स ऑफ कार्बन एमिशन. बट प्रॉब्लम क्या है, ये अभी R&D स्टेज में है. तो उसने पूछा व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, सो लैक ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ बायोमास, कि क्या बायोमास की सस्टेनेबल सप्लाई नहीं है हमारे पास. नो गाइज, नो वेयर मेंशनड एंड इट्स नॉट ट्रू एज वेल. बायोमास प्रोडक्शन कम्पीट्स विद फूड प्रोडक्शन. बायोमास का जो प्रोडक्शन है वो फूड प्रोडक्शन के से compete करता है. देखो गाइस, उसने ये नहीं बोला कि इसको हम ग्रास को, वुड को काट के हम ये बनाएं, जो इसको हम वेस्टेज में से जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ और बैगेस है, ये लेफ्ट ओवर होता है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन का, तो इट डज नॉट compete विद फूड प्रोडक्शन. बट ये कहना कि बायो एनर्जी में नॉट ऑलवेज बी लो कार्बन ऑन अ लाइफ साइकिल बेसिस, यस, ये है कंस्ट्रेंट के बायो एनर्जी अभी क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन जो है वो R&D स्टेज में है. और जो अभी हमारे पास हैं अभी अवेलेबल कॉर्न बेस्ड इथेनॉल, ये कार्बन की जो इसमें लो नहीं है, ये इनकी कार्बन एमिशन काफ़ी हाई है. सो ऑप्शन 3 वॉज द करेक्ट एंड ऑप्शन B वॉज योर करेक्ट आंसर. सो दैट वाज द आंसर फॉर दिस पैसेज. चले गए, आज के कुछ नए पैसेज डिस्कस करते हैं. तो पहला पैसेज आपके सामने है आज के लिए. उसमें उसने हमसे इन्फ्रेंस पूछा है कि व्हाट इज द लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज. तो इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस, अ लॉजिकल की फैक्ट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज. एक मेन पॉइंट जो पैसेज बता रहा है आपको, वो होता है उसका इन्फ्रेंस. तो पढ़ते हैं गाइस. ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1990. टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग. तो काफ़ी मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है पिछले 2-3 डेकेड्स में, ये कहना चाह रहा है वो. रीसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्ट अ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 9.6 बिलियन इन 2050 एंड 10.9 बिलियन in 2100.
Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture. कि अभी उसने बात की जब इतने लोग हो जाएंगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे वो काफ़ी हाई है. Even if India continues to do well in the services sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. ये कहना चाह रहे तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. तो ऑप्शन देखते हैं गाइस. प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया. यस. इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर. इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है गाइस, हमारे लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे. इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को ही रोक दो. नहीं गाइस, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ से आएगा फिर. इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस. बोल रहा है कि अगर भाई वो स्विच कर भी जाएंगे तो भी उनको प्रॉब्लम मतलब फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत हाई नंबर स्विच नहीं कर सकते हम. सो करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर ए. प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया. ठीक है, यही बात वो कहना चाह रहे हैं अपने ऑप्शन में कि भाई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर का सक्सेसफुल होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई द क्लियर मैसेज कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमें फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में. सो दैट वाज द राइट इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज. सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर. चलेगा, सेकंड पैसेज पे चलते हैं. दिस पैसेज रिलेट्स टू, ओके देखते हैं एक बार उसने क्या बोला है. अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स. कि भाई डेमोक्रेसी कब सक्सेसफुल होती है, जब लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं. इन विच वोटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वोट करना. टू डेलिबरेटली रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग सच एन इंटरेस्ट इन फ्रॉम वोटिंग इज काइंड ऑफ इम्प्लाइड एनार्की. कि अगर आप वोट नहीं करते या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आप बेसिकली डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप एनार्की को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब अस्त व्यस्तता को. इट इज टू रिफ्यूज वंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी. कि आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंजॉय तो कर रहे हो लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाह रहे, विच इज टू वोट एंड टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. सो द पैसेज रिलेट्स टू ड्यूटी टू वोट, राइट टू वोट, राइट तो है ही आपका, लेकिन फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम भी है. राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, राइट तो है ही, आपकी ड्यूटी की बात कर रहा है वो, कि आपका कर्तव्य बनता है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो, आप पार्टिसिपेट करो ताकि आपको पता हो, आपकी डिसीजन मेकिंग का पार्ट रहो. आप अपने लीडर्स लॉजिकली चूज करो और फिर अपनी सोसाइटी को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनते देखो. सो दैट इज व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर. द पैसेज रिलेट्स टू ड्यूटी ऑफ वोट, नॉट राइट टू वोट या फ्रीडम टू वोट. वो तो है ही आपको डेमोक्रेसी में, लेकिन जब तक आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे वोट करने की, ठीक है, सही लीडर्स चूज नहीं करोगे, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. सो ऐसे ऐसे गई बड़े ना, मतलब लॉजिकल और सोफिस्टिकेटेड से आपको पैसेजेस मिल जाते हैं कई बार सॉल्व करने के लिए एग्जाम में. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट में उसने दो अजम्पशन दिए हमें और हमें बताने इनमें से कौन सी अजम्पशन वैलिड है इनवैलिड है. तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं. द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज इन स्टोर फॉर मैनकाइंड इज नॉट ऑफ कोर्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल पोजेशंस. के भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का जो हमें वरदान है वो सिर्फ धन को इकट्ठा करना नहीं है. द अमाउंट ऑफ दीज दैट कैन बी इफेक्टिवली एंजॉयड बाय वन इंडिविजुअल इन वन लाइफ टाइम इज नॉट ग्रेट. कि भाई कितना ही पैसा खर्च लोगे यार आप, मतलब एक इंसान कितना पैसे की वजह से खुश रह सकता है. बट देयर इज नॉट द सेम नैरो लिमिट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लेजर. कि भाई जो आप इंजॉयमेंट फ्रीडम अपनी इंजॉय करते हो उसके ज़्यादा इंजॉयमेंट पैसे में नहीं है. The gift of leisure may be abused by people who have had no experience of making use of it. लेकिन लेजर का भी मतलब अपने इंजॉयमेंट का भी गिफ्ट वो लोग अब्यूज करते हैं या कर लेते हैं जिनको लेजर का यूज करना ही नहीं आता. येट द क्रिएटिव यूज ऑफ लेजर बाय अ माइनॉरिटी इन सोसाइटीज हैज बीन द मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल. कि अगर हम ये बात करें कि जो माइनॉरिटी, जो लोग लेजर को एंजॉय करना जानते हैं और जो अपने फ्री टाइम को भी सही डायरेक्शन में यूज़ करना सीख चुके हैं, वही लोग हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस का हिस्सा बनते हैं. ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन ट्रू सिंस प्रिमिटिव लेवल. तो उसने दो असम्पशन दिए हैं. पीपल ऑलवेज सी, देखो ये ऑलवेज वाले एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं गाइस, ओनली, ऑलवेज, नेवर. तो पीपल ऑलवेज सी द लेजर टाइम एज गिफ्ट एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजेशंस. नो. Use of leisure by some people to produce new and original things has been the chief source of human progress. Yes, कि leisure time को
जो कुछ लोग जो नई और ओरिजिनल चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी से हमारी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती है, एंड दैट इज़ करेक्ट. सो ऑप्शन 2 वाज करेक्ट. सो ओनली सेकंड ऑप्शन assumption was valid here. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. इसमें भी अब हमने उसने हमें दो अजम्पशंस दिए हैं. अजम्पशंस क्या होता है? समथिंग दैट कैन बी कंसीडर्ड टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज. तो वो पढ़ के हमें समझ आता है कि क्या अजम्पशन वैलिड है और क्या इनवैलिड है. चलिए गाइस, तो पैसेज पढ़ते हैं. देयर इज मोर देन अ मॉडिकम ऑफ ट्रूथ इन द असर्शन दैट अ वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज नेसेसरी टू द इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट्स. कि भाई इसने सच बात है, सच्चाई है इसमें बहुत, कि अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है. सो अ वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज नेसेसरी टू द इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट्स. बट द सेज हु uttered these words of wisdom might well have added something to on the benefits of studying particularly the famous battles of history for the lessons they contain for those of us who lead or aspire to leadership. क्यों क्या बोल रहा है कि लेकिन उसको इसमें ये भी जोड़ना चाहिए था कि फेमस बैटल जो हुए हिस्ट्री में और उनके साथ जो आपको लेसन सीखने को मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं. सच अ स्टडी विल रिवील सर्टन क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स विच enabled द विनर्स टू विन एंड सर्टन डेफिशिएंसीज विच कॉज द लूजर्स टू लूज. इसी से मतलब ये जो हिस्ट्री की स्टडी इसी से पता चलेगा कि जो जीते वो क्यों जीते और जो हारे वो क्यों हारे. ठीक है, एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रीअकर्स कंसिस्टेंटली. और ये पढ़ने में समझ आएगा कि ये पैटर्न बार बार रीअकर होता है अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सेंचुरीज. और सेंचुरीज बाद भी यही चीज़ देखने को मिलती है. तो क्या assumption है? देखिएगा, इस स्टडी ऑफ द फेमस बैटल्स इन हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर. कि पुराने फेमस बैटल्स को पढ़ के हमें समझ आएगा कि आज मॉडर्न वॉरफेयर नहीं समझ आएगा गाइस. आपको ये समझ आएगा कि जो जीते वो क्यों जीते और जो हारे वो क्यों हारे. उससे हमें लेसन्स मिलेंगे, मॉडर्न वॉरफेयर सीखने को नहीं मिलेगा. स्टडिंग द हिस्ट्री इज असेंशियल फॉर एनीवन हु एस्पायर्स टू बी अ लीडर. यस, ये है वैलिड assumption कि भाई जिसको लीडर बनना है उसको हिस्ट्री की समझ होना ज़रूरी है, तभी वो आज के और जीत और हार के बीच का डिसीजन ले पाता है. सो ओनली सेकंड assumption इज वैलिड है. फर्स्ट वाला क्यों इनवैलिड था गाइस? देखो, मॉडर्न वॉरफेयर को सीखने के लिए नहीं. देखो उसने क्या बोला है कि करंट इवेंट्स जो आजकल हो रहा है वो समझने के लिए आपको हिस्ट्री की नॉलेज ज़रूरी है. ठीक है, उसी से आपको समझ आता है जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आपको समझ आता है कि जो सही और गलत डिसीजन क्या होने चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन पहले भी कभी ना कभी हुई होगी. सो इट डज नॉट मीन कि आपके मॉडर्न वॉरफेयर को वो डिफाइन करता है, ठीक है, बट आपके डिसीजन मेकिंग को आपको इम्पैक्ट करता है. इसलिए फर्स्ट assumption वैलिड था, सेकंड वाज वैलिड. सो दैट वाज योर पैसेज नंबर 4. और गाइज, ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक फिर होमवर्क पैसेज दे के जा रहा हूँ आज के लिए. अब इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है. तो उसने कॉरोलरी पूछी है गाइज. कॉरोलरी इन्फ्रेंस एक ही चीज़ होती है, ठीक है. तो आपको की पॉइंट बताना है, पैसेज का की पॉइंट क्या है. तो मैं पढ़ता हूँ. मेनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर अननोन. Food contamination can occur at any stage from farm to plate. Since most cases of food poisoning go unreported, the true extent of global foodborne illness is unknown. Improvements in international monitoring have led to greater public awareness, yet the rapid globalization of food production increases consumers' vulnerability by making food harder to regulate and trace. We have the world on our plates, says an official of WHO. So what is the corollary, guys? Your options are: with more options for food come more risks. Food processing is the source of all foodborne illnesses. We should depend on locally produced food only. Yeah, globalization of food production should be curtailed. So let me know the answer in the comment section of the video, guys. और जाने से पहले गाइज मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ हाउ यू कैन एनरोल इन आर कोर्स फॉर योर बेटर प्रिपेयरमेंट. अगर आपको समझ आ रहा है कि कैसे हमें हमें एग्ज़ाम में हमें फॉलो करना है कॉम्प्रिहेंशन को, उसको सॉल्व करना है, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स. अब आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और edutap.in सर्च करना है. edutap.in जैसे आप सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे. दिस इज़ योर लिस्ट ऑफ कोर्सेज. यहाँ पे आप क्लिक कीजिए CSAT कोर्सेज एंड ये रहे आपके सामने आपका मास्टर कोर्स. ठीक है गाइज, आप डेमो लेसन्स भी ले सकते हो जाके एक बार समझने के लिए कि कैसे लेक्चर्स हैं, लेकिन आपको मास्टर कोर्स है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह मिलेंगी.
मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। और इस पे अभी फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT 70। सो कम जॉइन अस एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव। इसका लिंक वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए गाइस, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। और गाइस, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। ठीक है, ये है हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी, आप यहाँ पे ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। वी विल कीप ऑन कमिंग अप विद मोर सच सेशंस एवरी वीक टू हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन। सो टिल देन, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. Thank you. Bye bye.